नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी का आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान में वेजिटेशन या वनस्पति का पार्ट। इस वनस्पति के पार्ट को अपन कई पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें एक तो जनरली फॉरेस्ट को बचाने के लिए समय समय पर वन नीतियाँ बनाई गई हैं। उन वन नीतियों के बारे में, फॉरेस्ट से रिलेटेड हर 2 साल बाद में हमारे जो फॉरेस्ट काउंटिंग को लेकर या वन गणना को लेकर जो डेटा जारी होते हैं उनके बारे में, फिर वनों के वर्गीकरण को लेकर, फिर राजस्थान में जो प्रमुख वन संपदाएं हैं उनको लेकर, वृक्षारोपण से संबंधित चलाए गए कार्यक्रमों को लेकर, वनों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार हैं उनसे संबंधित, और कुछ प्रमुख दिवस हैं उनसे संबंधित। तो इस चैप्टर को अपन कई पोर्शन के अंदर डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। तो आपका चैप्टर का हेडिंग रहेगा राजस्थान में वनस्पति। तो वेजिटेशन या वनस्पति के इस टॉपिक में सबसे पहले अपन कवर करेंगे जो फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाई गई हैं, वन नीतियां जो बनाई गई हैं उनके बारे में। वन नीतियों के बाद में इस चैप्टर का सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो फॉरेस्ट काउंटिंग को लेकर होता है, वन गणना को लेकर होता है। वन गणना के बाद में नेक्स्ट वनों का वर्गीकरण, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद में रहेगा अपना जो प्रमुख वन संपदाएं हैं राजस्थान में, प्रमुख वन संपदाएं, वृक्षारोपण संबंधित प्रमुख कार्यक्रम, वृक्षारोपण संबंधित प्रमुख कार्यक्रम, और वन संरक्षण संबंधित प्रमुख जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको भी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। वन संरक्षण संबंधित पुरस्कार, वन संरक्षण संबंधित पुरस्कार, नेक्स्ट वनों संबंधित प्रमुख अधिनियम, एवं प्रमुख दिवस। यानी फॉरेस्ट्री को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट हैं जो समय समय पर हमारे लागू किए गए हैं। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेज हैं जो अपने फॉरेस्ट संरक्षण या वनों के संरक्षण से संबंधित हैं, या वनों से जुड़े हुए हैं, या वृक्षारोपण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख दिवस या दिन हैं जिनको राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वाले पार्ट में। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला जो पार्ट है, जो फॉरेस्ट पॉलिसी को लेके स्टार्ट होता है, तो इसमें अपना हेडिंग रहेगा चैप्टर का सबसे पहले वन नीति। तो फॉरेस्ट्री को लेके जो फॉरेस्ट पॉलिसीज हैं, वन नीतियां हैं, ये ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं। जैसे सबसे पहली जो वन नीति है, ये ब्रिटिश काल में 1894 में बनाई गई थी। इसके बाद में दूसरी वन नीति स्वतंत्र भारत में 1952 में बनी थी। यानी स्वतंत्र भारत की सबसे पहली वन नीति 1952 को माना जाता है, जबकि ब्रिटिश काल से अगर देखें तो 1952 की जो वन नीति थी उसको दूसरी वन नीति माना जाता है। इसके बाद में 1988 नवीनतम वन नीति, ये जो वन नीतियों की अपन ने बात की है 1894, 1952, 1988, 1958, ये वन नीति
जो राष्ट्रीय स्तर पे लागू की गई हैं उन वन नीतियों को शामिल किया गया है, जबकि राजस्थान स्टेट की राज्य की जो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है वो अभी तक एक बार लागू हुई है 2010 के अंदर। कहा जाता है राजस्थान स्टेट देश में पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने अपनी अलग से फॉरेस्ट पॉलिसी या अलग से अपनी वन नीति को जारी किया है। और राजस्थान स्टेट की अपनी जो स्टेट पॉलिसी है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले जो नवीनतम वन नीति 1988 है, इसके उद्देश्य या टारगेट क्या रखे गए हैं, इसके ऑब्जेक्ट लगभग वैसे ही लिए गए हैं जैसे कि 1952 की वन नीति के। 1952 की वन नीति में था कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है, वो चाहे अपना देश हो या अपने देश का कोई स्टेट हो या कोई डिस्ट्रिक्ट हो, तो कोई भी अगर ज्योग्राफिकल एरिया है तो ज्योग्राफिकल एरिया के 33% भाग पर फॉरेस्ट होने चाहिए। और उस ज्योग्राफिकल एरिया में अगर कोई फिजिकल डिवीजन है, जैसे पर्वत है और मैदान है, तो इनके लिए क्राइटेरिया अलग से रखा गया है कि कोई भौतिक प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है, कोई भी एरिया है, उसके अंदर अगर पर्वतीय एरिया है तो उस पर्वतीय एरिया का जितना भी पार्ट है, यानी 100% जो माउंटेन एरिया है, उसके 60% भाग पर फॉरेस्ट होना चाहिए। जबकि मैदानी भाग है जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, एग्रीकल्चर अधिक होता है, उन क्षेत्रों में फॉरेस्ट्री या वनों का जो क्षेत्र है उसको कम टारगेट किया गया है। जैसे कि अभी अपन लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा इसमें। तो जो नवीनतम वन नीति है इसका ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है, तो इसे में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नवीनतम वन नीति के अनुसार नवीनतम वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के अब 1% कितना होना चाहिए वो देखेंगे अपन। भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग पर, भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर पर्वतीय भाग है जहाँ पे सामान्यतः जनसंख्या और एग्रीकल्चर दोनों ही होते हैं, तो पर्वतीय भाग के अप्रोक्सीमेट 60% भाग पर, और जो प्लेन एरिया होता है, मैदानी भाग जो होता है, उस मैदान के अप्रोक्सीमेट 20% भाग पर फॉरेस्ट्री एरिया होना चाहिए। तो सामान्यतः नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार ज्योग्राफिकल एरिया के 33 ज्योग्राफिकल एरिया में अगर अपना फिजिकल डिवीजन माउंटेन है जहाँ पे जनसंख्या भी कम है, एग्रीकल्चर भी कम होती है, तो वहाँ वन अधिक हो सकते हैं। जबकि मैदानी भागों के ऊपर जनसंख्या का दबाव भी होता है और एग्रीकल्चर का दबाव भी होता है, तो इस एरिया में अपना जो फॉरेस्ट्री एरिया है ये कम पाया जाता है। तो इसके अंदर 20% फॉरेस्ट्री एरिया को टारगेट किया गया है। तो ऑल ओवर सभी भौगोलिक प्रदेशों को मिला के कुल भौगोलिक प्रदेश के 33% वाला, ये जनरली एग्जाम में अधिक बार पूछा जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, भौगोलिक क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग या मैदानी भाग का अगर पूछा गया है तो पर्वतीय भाग को अपने आप में 100% माना जाए, और 100% पर्वतीय एरिया के कितने भाग पे, 60% भाग पे फॉरेस्ट होने चाहिए। मैदानी भाग को अपने आप में 100% मैदान माना जाना चाहिए, और उस मैदानी भाग के 20% भाग पे फॉरेस्ट होना चाहिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान की जो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी जो जारी हुई है, वो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कब लागू हुई, और राजस्थान के अंदर वनों का प्रतिशत बहुत कम होने के कारण राज्य वन नीति के अकॉर्डिंग भौगोलिक वनों के जितने भाग पर फॉरेस्ट्री होना चाहिए उसका परसेंटेज देश वाले भौगोलिक प्रतिशत से कम रखा गया है। वो केवल 20% रखा गया है कि राजस्थान का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें लगभग 20% भाग पर फॉरेस्ट्री का टारगेट रखा गया है, क्योंकि राजस्थान 33% तक सीधा नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट्री एरिया है वो 10% से भी कम है। तो 33% वाला जो लक्ष्य है वो हमारे लिए दिल्ली दूर है जैसे कथन है, उसके ज़्यादा सटीक बैठता है। तो इसलिए हमारे 33 के बजाय राज्य वन नीति में जो टारगेट या लक्ष्य रखा गया है वह 20% का रखा गया है। तो आप जस्ट नीचे नोट में मेंशन कर सकते हैं।
राजस्थान में राज्य वन नीति 18 फरवरी 2010 को लागू हुई। जिसके अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 20% भाग पर वन होने चाहिए। तो राजस्थान के अंदर ये जो टारगेट है, इंडिया का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी राष्ट्रीय स्तर की जो वन नीति है 1894, 1952 और अपना 1988, उसमें 1988 और 1952 के जो टारगेट है उनके अकॉर्डिंग भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होने चाहिए, जबकि राजस्थान राज्य वन नीति के अनुसार ये 20% रखा गया है। तो अभी तक जो वन नीति जो लागू की गई है, उन वन नीतियों के बाद में हमारे यहाँ प्रेजेंट में वनों की क्या स्थिति है, वो स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड पॉइंट वन गणना में। उससे पहले राजस्थान स्टेट ने अपने यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, इको टूरिज्म यानी ऐसे टूरिस्ट जो ग्रीनरी एरिया को अधिक पसंद करते हैं, तो उनके लिए राजस्थान एक डेजर्ट स्टेट है। तो उन इको टूरिज्म वाले टूरिस्टों को बुलाने के लिए राजस्थान में कुछ ऐसे इकोलॉजी वाले पार्ट हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है, जैसे माउंट आबू क्षेत्र, रणथंभौर क्षेत्र, सरिस्का क्षेत्र, जो राजस्थान में हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको लेकर राजस्थान स्टेट ने अपनी एक अलग से इको टूरिज्म पॉलिसी जारी की, जिसको फरवरी 2010 में लागू किया गया। जैसे राज्य वन नीति 2010 की है, वैसे ही राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी है, वह भी फरवरी 2010 की मानी जाती है। 4 फरवरी 2010 को लागू किया गया। तो एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हो, राजस्थान राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को लागू की गई। इसके बाद में इस चैप्टर में अपन ने सेकंड जो हेडिंग डाली थी फॉरेस्ट काउंटिंग को लेकर या वन गणना को लेकर। फॉरेस्ट काउंटिंग की जब बात आती है, वन गणना की जब बात आती है, तो वन गणना के अंदर 1987 के बाद हर 2 वर्ष के बाद में वनों की गणना की जा रही है। बीच में एक बार इसको स्किप किया गया है, छोड़ा गया है, बाकी हर 2 वर्ष में ये वन गणना की जाती है वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो एक तो वन गणना है, उसका कार्य कौन सा डिपार्टमेंट करता है या कौन सी संस्थान करती है, तो वन गणना का जो कार्य है ये वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी लोकेशन ये स्थिति देहरादून में है। देहरादून है उत्तराखंड वाले पार्ट में। वन गणना प्रति 2 वर्ष में एक बार की जाती है।
तो फॉरेस्ट जो काउंटिंग है इससे जुड़े हुए कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं कि इस वनगणना का जो कार्य किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, ये कितने वर्षों में करता है, और 1987 में पहली बार की गई थी, और तब से लेके अभी जो लास्ट डेटा है दिसंबर 2019 में जारी किए गए हैं, तब तक 16 वन रिपोर्ट अब तक जारी की जा चुकी हैं। नवीनतम वन रिपोर्ट सोलहवीं वन रिपोर्ट है, जो कि दिसंबर 2019 के अंदर जारी की गई है। इसका मीनिंग अगली जो वनगणना होगी वो 2021 में होगी 17वीं वनगणना के रूप में, जबकि इससे पहले 2017 में जो हुई है वो 15वीं वनगणना के रूप में हुई है। तो 16वीं वनगणना, तो अब अपन जितने भी जो डेटा लिखेंगे उससे पहले एक कॉमन लाइन लिखेंगे 16वीं वनगणना के अनुसार, 16वीं वनगणना के अनुसार। तो ये बार बार रिपीट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 2019 में जो वनगणना हुई है वो 16वीं वनगणना हुई है। तो नवीनतम जो वन रिपोर्ट है ये 16वीं वनगणना के रूप में 2019 के अंदर जारी की गई है। इसके अनुसार इसको कहा जाता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी ISFR के नाम से इसको जाना जाता है। ISFR रिपोर्ट के अनुसार इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन, तो राजस्थान में वन देखे जाते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो राजस्थान में एक तो देखा जाता है वन क्षेत्र, यानी वनों का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है, और एक उनका राजस्थान के ज्योग्राफिकल एरिया में कितना % योगदान है। तो राजस्थान के अंदर जो वन है उनका राजस्थान के जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है, उसमें जो फॉरेस्ट्री का जो एरिया है वो माना जाता है 34,741.51 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान के टोटल एरिया के अंदर अगर इस परसेंटेज को देखा जाए, सॉरी 34 की जगह यहाँ ये जो डेटा है ये 24,000 है आपका, 24,741। और ये राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में अगर देखा जाए तो ये जो परसेंटेज होगा राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 7.22%, यानी अप्रोक्सीमेट 7% के आसपास। तो राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में कितने % भाग पर वन है, तो परसेंट पूछा जाए तब तो आंसर रहेगा 7.22। और ये 7.22 है, ये राजस्थान के 3,42,239 में अगर देखा जाए, यानी राजस्थान के टोटल एरिया में से देखा जाए तो इसका एरिया कितना आएगा, 24,741.51 वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर वन पाए जाते हैं। अब इस वनों में दो प्रकार के वन शामिल हैं, एक तो अपने फॉरेस्ट कवर्ड एरिया और एक अपने ट्री कवर्ड एरिया, यानी अपने एक तो वन आच्छादित क्षेत्र और एक वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। तो वन आच्छादित में कौन सा पार्ट है और वृक्ष आच्छादित में कौन सा पार्ट है, तो इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। राजस्थान में वन, अब देखेंगे राजस्थान के अंदर जो वन है उन कुल वनों में वन आच्छादित और वृक्ष आच्छादित एरिया कितना है। सोलहवीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वन
कुल वन में वनाच्छादित यानी इसको फॉरेस्ट कवर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है वृक्ष आच्छादित यानी ट्री कवर्ड। ट्री कवर्ड तो वन आच्छादित है। ये राजस्थान का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उस टोटल जो फॉरेस्ट्री एरिया है, उस फॉरेस्ट्री एरिया में वन आच्छादित क्षेत्र है ये कितना है, तो ये है एरिया वाइज अपने लगभग 16,629.51 वर्ग किलोमीटर एरिया में, यानी टोटल 24,000। और जो एरिया मैंने अभी आपको बताया था 24,741.51 वर्ग किलोमीटर में लगभग 16,629.51 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर एरिया वन आच्छादित यानी फॉरेस्ट कवर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि आपने कोई भी एरिया लिया है, उस एरिया के अंदर लगभग 10% से अधिक भाग पर वन होने चाहिए। कितना भी एरिया है, चाहे 10 हेक्टेयर हो चाहे 100 हेक्टेयर हो, उस टोटल एरिया के 10% भाग से अगर अधिक वन है, इसका मीनिंग है अगर वनों का घनत्व है 10% से अधिक है उस एरिया में, तो उसको अपन वन क्षेत्र कहेंगे, वन आच्छादित या फॉरेस्ट कवर्ड एरिया। और अगर लिया गया जो एरिया आपका है, आपने कोई जितना भी एरिया लिया है उसमें अगर वन 10% से कम है, इसका मीनिंग है वनों का घनत्व जब 10% से कम होता है तो उसको ट्री कवर्ड एरिया कहा जाता है। जैसे जनरली आप अपने खेत में जाते हो तो खेत में अपने सामान्यतः एग्रीकल्चर होती है, अपने वन कम पाए जाते हैं, यानी इसका मीनिंग खेत में जो पाए जाते हैं उनको हम पेड़ कहते हैं। इसका मीनिंग जहाँ वनों का घनत्व 10% से कम हो उनको ट्री कवर्ड यानी वृक्ष कहा जाता है, जबकि जहाँ वनों का घनत्व 10% से अधिक हो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के, तो उसको हम वन कहते हैं यानी फॉरेस्ट कहते हैं। तो दोनों में सामान्यतः जो फर्क है वो घनत्व को लेकर है। 10% से अधिक सघनता या वन क्षेत्र वालों को अपन वनाच्छादित फॉरेस्ट कवर्ड, और जहाँ वनों का घनत्व 10% से कम है एरिया के, उसको हम वृक्ष आच्छादित या ट्री कवर्ड एरिया में काउंट करते हैं। तो इसमें रहेगा अपना लगभग 8112 किलोमीटर स्क्वायर या 12 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें रहेगा अपना ट्री कवर्ड पार्ट। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो राजस्थान का टोटल फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा, यानी कुल वन क्षेत्र आ जाएगा। जबकि यहाँ देखें अपन वनाच्छादित क्षेत्र और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 24,741.51 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। अब नवीनतम जो वन रिपोर्ट आई है, उस नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में वन अधिक है, कौन से जिलों में वन कम है, कौन से जिलों में वनों में बढ़ोतरी हुई है, कौन से जिलों में वनों में कमी हुई है, इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट में। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के अंदर वनों में बढ़ोतरी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है, या कौन से डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में वन अधिक हैं। तो सबसे पहले वन अधिक और कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये देखेंगे, फिर बढ़ोतरी या कमी वाले को बाद में देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। ये वर्डिंग बार बार रिपीट करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि 2019 के जो डेटा है वो 16वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। तो 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन अब सर्वाधिक वन एक तो रहेगा आपका एरिया वाइज और एक रहेगा परसेंटेज वाइज। अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सर्वाधिक जो फॉरेस्ट है वो राजस्थान में उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उदयपुर में टोटल जो फॉरेस्ट्री एरिया है
वो 2757 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अलवर में लगभग 1197 वर्ग किलोमीटर एरिया में, प्रतापगढ़ में 1038 और बारा में 1011। तो जो लास्ट वाले दो डेटा ये आपके 1000 पे हैं, 1000 पे। एक तो 10 के बिल्कुल आगे 11 यूज करना है, एक में 10 के आगे 38। तो 1011, 1038, उसके बाद एक डेटा 1100 के ऊपर है। और फिर नेक्स्ट जो डेटा है जो सबसे बड़ा है वो अलवर से भी दोगुने से भी ज़्यादा फॉरेस्ट लिए हुए हैं, यानी लगभग 2757 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान के अंदर जरूरी नहीं है जिनका एरिया अधिक है उनका परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी अधिक आए, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जो फॉरेस्ट्री एरिया है उसका परसेंटेज भी सर्वाधिक है। तो राजस्थान में वनों का जो प्रतिशत है, 1% है, वो मैक्सिमम उदयपुर का है। लेकिन उदयपुर के बाद में जो सेकंड है वो अलवर नहीं होके नेक्स्ट लिया जाता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में रहेगा नेक्स्ट सिरोही, सिरोही के बाद करौली। तो मुख्यतः राजस्थान के 1% में उदयपुर का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके लगभग 23.51% भाग पर वन है। प्रतापगढ़ के लगभग 23.33% भाग पर वन है, जबकि सिरोही के लगभग 17.76% भाग पर वन है। तो राज्य वन नीति ये कहती है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट या राज्य का टोटल एरिया है उसके लगभग 20% भाग से अधिक वन होने चाहिए। तो राजस्थान के अंदर जो मैक्सिमम फॉरेस्ट्री एरिया है वो उदयपुर और प्रतापगढ़ का है, जो 20% से भी अधिक है। तो राज्य वन नीति के अनुसार राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य तो था भौगोलिक एरिया के 33% भाग पर। तो राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग तो राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वन नहीं है, लेकिन राज्य वन नीति का टारगेट 20% था, जिसके अकॉर्डिंग राजस्थान के दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें राज्य वन नीति से अधिक वन माने जाते हैं, यानी उदयपुर और प्रतापगढ़। नंबर 3 सिरोही के बाद नंबर 4 पे रहेगा आपका करौली, जहां उसके टोटल एरिया के 15.75% भाग पर वन है। अगर इसमें एक और मेंशन आप करना चाहें तो नेक्स्ट आप करौली कर सकते हैं। करौली का जितना एरिया है उसके लगभग 15.75% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर राज्य वन नीति के अनुकूल कौन से जिलों में वन है, तो राज्य वन नीति क्या कहती है 20% भाग से अधिक वन होने चाहिए। तो 20% वाला जो क्राइटेरिया उदयपुर और प्रतापगढ़ के द्वारा क्रॉस किया जा रहा है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो वन है, इन वन वाले डिस्ट्रिक्ट को एरिया वाइज आप किस तरीके से याद करेंगे, तो इसके लिए आपको एक डायग्राम देखना है। जैसे राजस्थान का ये डायग्राम है, इसमें सर्वाधिक जो वन वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट में इस तरीके से एक साइन आता है जेड साइन, जो कि अल्फाबेट में सबसे अंतिम होता है जेड, यानी ABCD जब अपन बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। इस वाले पोर्शन में अरावली के उदयपुर को लेकर और ऊपर वाले में लेंगे अलवर को, फिर वापस आएंगे नीचे की ओर प्रतापगढ़ को, फिर इस साइड में लेंगे अपन बारा को। तो राजस्थान में फॉरेस्ट्री एरिया सर्वाधिक या नंबर फर्स्ट पे उदयपुर में, फिर अरावली के हिस्से के अंदर पॉइंट नंबर 2 में सर्वाधिक अलवर में, फिर वापस नीचे की ओर आएंगे नंबर 3 पे प्रतापगढ़ में, और फिर नंबर 4 पे हाड़ौती की ओर आएंगे तो यहाँ पे रहेगा बारा के अंदर। तो राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट्री एरिया सर्वाधिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उदयपुर में, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो परसेंटेज में भी उदयपुर के अंदर। तो ये अपन ने एरिया वाइज लिखे हैं। परसेंटेज में फर्स्ट ये और सेकंड प्रतापगढ़। अगर परसेंटेज की बात होती है तो परसेंटेज में फर्स्ट उदयपुर और सेकंड रहेगा प्रतापगढ़। और अगर एरिया वाइज बात की जाती है तो आपको ये साइन याद रखना है जेड शेप में। अब इसके बाद सर्वाधिक वनों के बाद देखते हैं राजस्थान में मिनिमम फॉरेस्ट्री एरिया, सबसे कम वन क्षेत्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो अगला हेडिंग रहेगा 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र और न्यूनतम वन प्रतिशत। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार
राजस्थान में न्यूनतम वन एक तो रहेगा न्यूनतम 1%, और एक में न्यूनतम 1 क्षेत्र या एरिया। तो न्यूनतम 1 एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में? मिनिमम फॉरेस्ट्री का मीनिंग है राजस्थान में एक तरीके से नेगेटिव फॉरेस्ट है, यानी नेगेटिव का मीनिंग जिस एरिया में फॉरेस्ट बहुत ही कम है। एक तो जहां अपन पॉजिटिव चल रहे थे ABCD बोल के सबसे लास्ट और मैक्सिमम डिजिट Z की ओर गए, तो अब अपन एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का N वर्ड लेंगे, उल्टा N। तो उन क्षेत्रों में राजस्थान में फॉरेस्ट्री एरिया सबसे कम होता है। तो राजस्थान का जो ऊपर वाले जो पार्ट हैं या राजस्थान के जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें अपन चूरू, हनुमानगढ़, फिर इस साइड में अपन जोधपुर के बाद में इस साइड में ऊपर वाला गंगानगर यानी बीच में बीकानेर को छोड़ा है। बाकी इधर से G, सामने से H हनुमानगढ़, नीचे से चूरू और इधर लेंगे जोधपुर को। तो राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट में। चूरू के बाद में उससे ज़्यादा यानी मिनिमम के अंदर सबसे कम चूरू, उसके बाद में हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और उसके बाद में श्री गंगानगर। राजस्थान में मिनिमम जो फॉरेस्ट्री एरिया है उसमें नंबर फर्स्ट पे रहेगा चूरू। चूरू के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 0.82% भाग पर यानी 1% से भी कम भाग पे वन है। नेक्स्ट, सॉरी परसेंटेज में नहीं, ये इसके एरिया के अकॉर्डिंग है। एरिया में आपको यहाँ मेंशन करना है 82 वर्ग किलोमीटर एरिया। तो चूरू का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके केवल 82 वर्ग किलोमीटर एरिया के ऊपर फॉरेस्ट हैं। इसके बाद में नंबर 2 पे यानी दूसरा सबसे कम फॉरेस्ट्री एरिया है हनुमानगढ़, जहाँ के 90 वर्ग किलोमीटर एरिया पे वन है। उसके बाद में नंबर 3 पे रहेगा जोधपुर, जहाँ के लगभग 108 वर्ग किलोमीटर एरिया पे वन है। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा श्री गंगानगर, जहाँ के 113 वर्ग किलोमीटर एरिया पे वन है। तो राजस्थान में ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे फॉरेस्ट्री एरिया मिनिमम होता है, जिसमें चूरू सबसे कम फॉरेस्ट्री एरिया माना जाता है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले जोधपुर को और उसके बाद में नंबर 2 पे चूरू को लिया जाएगा। तो परसेंटेज में सबसे कम 1% जोधपुर का है और नंबर 2 पे चूरू का है। लेकिन जब बात एरिया की आती है, टोटल क्षेत्रफल की आती है, तो राजस्थान में वनों का सबसे कम क्षेत्र चूरू के अंदर है। तो वनों के क्षेत्र में चूरू मिनिमम और परसेंटेज में जोधपुर मिनिमम। चूरू उसमें 2nd रहेगा, 3rd उसमें जोधपुर और चूरू के टच में एक डिस्ट्रिक्ट आता है नागौर। तो राजस्थान में 1% सबसे कम, 1% सबसे कम जोधपुर। जोधपुर का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसके केवल 0.47% भाग पे वन है, जबकि 2nd जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है उसके 0.59% भाग पर, 3rd जो इन दोनों के टच में है नागौर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जैसलमेर और बीकानेर। नागौर में 0.82% भाग पर वन है, जबकि जैसलमेर में 0.85 भाग पर। जैसलमेर वाला जो परसेंटेज है बीकानेर का भी लगभग एज इट इज यही है, 0.85%। तो राजस्थान में वनों का जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम वन क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों में पाया जाता है, जिसमें से जोधपुर, चूरू, नागौर, जैसलमेर और बीकानेर का जो डेटा है वो भी आपका 1% से कम ही आता है। यानी इनका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है
जबकि देश में कहा गया है कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया उसके 33% भाग पे वन होने चाहिए, तो 33% भाग तो बहुत दूर की बात है, 1% भाग पे भी वन नहीं है। तो राजस्थान में सबसे कम वन किस जिले में है, तो सबसे कम वन है चूरू के अंदर। सबसे कम वनों का मीनिंग है उनका एरिया। और राजस्थान में सबसे कम वन प्रतिशत कौन से जिले में है, तो अगर परसेंटेज बोला जाता है तो आंसर आपका क्या रहेगा, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो नवीनतम वन रिपोर्ट 16वीं वन रिपोर्ट आई, उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में वन सर्वाधिक बढ़े और कौन से डिस्ट्रिक्ट में वन सर्वाधिक कम हुए। तो अगला हेडिंग रहेगा आपका 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। सोलहवीं वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनों में एक तरफ रहेगी बढ़ोतरी और दूसरी तरफ रहेगी कमी। तो बढ़ोतरी तो उन क्षेत्रों में ही हो सकती है जहां ऑलरेडी पहले से फॉरेस्ट्री एरिया बहुत कम हो, क्योंकि उन क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा और कई प्रकार के मानव स्वयंसेवी सेवाएं या ऐसी कई संस्थान बने हुए हैं जो वृक्षारोपण का कार्य अपने स्तर पे करते हैं। तो ये वृक्षारोपण का कार्य मुख्यतः उन डिस्ट्रिक्ट में अधिक किया जाता है जहाँ सामान्यतः ग्रीनरी पहले से ही कम है। तो उन क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के फॉरेस्ट्री किया जा रहा है या वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। और दूसरा, राजस्थान के जिन क्षेत्रों में वन ऑलरेडी पहले से अधिक हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के कारण धीरे धीरे वनों का विदोहन हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों में कम है उन क्षेत्रों में तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जिन क्षेत्रों में अधिक हैं वहाँ के वन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो बढ़ोतरी मुख्यतः उन क्षेत्रों में होगी जहाँ फॉरेस्ट्री एरिया पहले से कम है। जैसे राजस्थान में नंबर फर्स्ट और सेकंड दो कम से कम आपको याद होने चाहिए कि राजस्थान में वनों में सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में नंबर सेकंड इसके ऊपर की ओर डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। जबकि वनों में सर्वाधिक जो कमी आई है नंबर फर्स्ट और सेकंड पे लें तो नंबर फर्स्ट में उदयपुर और नंबर सेकंड पे रहेगा प्रतापगढ़। यानी राजस्थान में जिन जिलों का 1% सर्वाधिक था उदयपुर और प्रतापगढ़ का, उनमें वनों में कमी आई है। इसका मीनिंग इन क्षेत्रों में वन पहले अधिक थे। तो राजस्थान में सर्वाधिक वनों की बढ़ोतरी 2019 की 16वीं वन रिपोर्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई, बाड़मेर और जैसलमेर। जबकि कमी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आई, तो जिन क्षेत्रों में वन सामान्यतः अधिक रहते हैं उनमें कमी आई है, और जिन क्षेत्रों में सामान्यतः वन कम होते हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। एक राज्य के अंदर स्टेट के जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होते हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट यानी जिसमें राज्य के आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वनों को रखा जाता है, तो वो लास्ट में आप नोट में लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय वन गणना आती है वो ISFR रिपोर्ट के अनुसार आती है, जबकि स्टेट अपनी तरफ से अपने जो अभ्यारण्य हैं, बाघ परियोजनाएं हैं या अपने जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन सब का जो कवर्ड एरिया होता है यानी जो आरक्षित क्षेत्र होता है उनको बताता है अपने रिकॉर्ड के अंदर। तो अब लिखेंगे राजस्थान में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट यानी जो अपने खुद के अभिलेखित वन है वो कितने हैं। तो कई बार आप एग्जाम में कुछ ऑप्शन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजस्थान में एक जगह तो अभिलेखित वन 9.57 के आसपास बताया गया है, जबकि दूसरा एक डेटा होता है कि राजस्थान में नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार 7.22% वन है। तो ये दोनों का मीनिंग अलग है। जो 7.22 बताया वो वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देहरादून ने, जबकि 9.57 के आसपास जो बताया जाता है वो राजस्थान स्टेट के द्वारा जो सर्वे किया गया है या राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आरक्षित भूमियां हैं अभ्यारण्यों के रूप में, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, रामसर साइट के रूप में या कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में, तो उन लैंड को इन लैंड के एरिया को जोड़ा गया है, जो कि सामान्यतः वन रिपोर्ट से इसका परसेंटेज थोड़ा अधिक रहता है। तो नोट या विशेष में आप लिख सकते हैं राजस्थान में
राजस्थान में अभिलेखित वन, राजस्थान में रिकॉर्डेड वन या अभिलेखित वन 9.57% है। तो ये जो डेटा है राजस्थान के अंदर, ये अभिलेखित वनों का डेटा है। और राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति वन है, यानी पर कैपिटा जो फॉरेस्ट है, प्रति व्यक्ति जो वन है, वो राजस्थान में काफ़ी कम है, 0.04 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। तो इसी नोट के अंदर आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.04 हेक्टेयर। तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन जो हेक्टेयर है या वनों का जो एरिया वो कितना है, तो ये माना जाता है 0.04 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन। तो प्रति व्यक्ति वनों का जो ये जो पैमाना है या जो मान है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तो पॉइंट बी में हमने कवर किया है राजस्थान के लिए या जो राष्ट्रीय स्तर पे ISFR रिपोर्ट जो जारी होती है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो उसमें राजस्थान में वनों की क्या स्थिति है। तो राजस्थान की वनों के अंदर कहा जा सकता है कि देश में जो न्यूनतम वन वाले जो राज्य हैं, उनके अंदर राजस्थान भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। न्यूनतम वन वाले राज्यों के अंदर विशेष का मीनिंग यहाँ है कि राजस्थान देश के अंदर वनों की दृष्टि से एक पिछड़े हुए राज्यों के अंदर ये शामिल है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं, उसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन स्टेट को लिया गया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, जो कि पॉइंट सी के रूप में वनों के वर्गीकरण के रूप में लिखा था अपन ने स्टार्टिंग में। तो अगला हेडिंग रहेगा आपका पॉइंट सी, वनों का वर्गीकरण। वनों का जो वर्गीकरण है, इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वनों के 2 तरीके के वर्गीकरण होते हैं। एक तो होता है इसमें कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण, कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण। दूसरा है भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण, कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण और भौगोलिक वर्गीकरण, इन दोनों में फर्क है। कानूनी जो वर्गीकरण है, ये वन अधिनियम 1953 के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के वनों को माना गया है। एक आरक्षित वन, दूसरे माने गए प्रोटेक्टेड या रक्षित वन, और तीसरी वनों की कैटेगरी मानी गई है अवर्गीकृत वन। और इन तीनों का मीनिंग अलग अलग होता है। मीनिंग क्या होता है इनका अपन लेंगे। तो कानूनी वैधानिक वर्गीकरण है, यहाँ वनों का जो क्लासिफिकेशन है वो फिक्स है 3 भागों में। लेकिन भौगोलिक जो वर्गीकरण है, ये मुख्यतः तापमान पे, वर्षा पे और जलवायु के आधार पे किया जाता है या आर्द्रता के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो इसके अंदर भौगोलिक कारकों को बेस माना जाता है, जबकि कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण में अधिनियम 1953 को बेस माना गया है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण। वनों के वर्गीकरण में पहला लेंगे अपन कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण। कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण वन अधिनियम 1953 के अनुसार राजस्थान में
राजस्थान में वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान में वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। तो एक तो ये प्रकार आपको पता होने चाहिए कि कानूनी या वैधानिक वनों में राष्ट्रीय स्तर पे भी इनको 3 भागों में बांटा गया है, जबकि राज्य के अंदर भी ये 3 कैटेगरी मानी गई हैं इसमें। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, जिसमें एक में आता है आपका आरक्षित वन, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट को रखा जाता है। दूसरा है संरक्षित या रक्षित वन, जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। लास्ट होता है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसमें इनके जो इंग्लिश वर्डिंग है ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो नाम है ये ज़्यादा आपको दिक्कत करेंगे। आरक्षित, संरक्षित या रक्षित, किसी की रक्षा करना यानी प्रोटेक्शन देना। आरक्षण करवाना, जैसे आप लंबी दूरी किसी ट्रेन में या बस में आप तय करते हैं तो पहले से आप अपनी सीट का रिजर्वेशन करवाते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे वन है जिनको रिजर्व फॉरेस्ट में रखती है, जहाँ किसी व्यक्ति का जाके लकड़ी काटना, शिकार करना या पशुचारण करना पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा आरक्षित सीट के ऊपर किसी दूसरे का बैठना मना या वर्जित होता है, उस प्रकार से गवर्नमेंट के वे वन जहाँ लकड़ी काटना, पशु चराना और शिकार करना प्रतिबंधित होता है, उनको हम कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। जबकि दूसरा होता है रक्षित वन, जहाँ आप लकड़ी काट सकते हो, पशुचारण कर सकते हो, लेकिन सीमित मात्रा में। शिकार आप किसी भी प्रकार के फॉरेस्ट में नहीं कर सकते और उसके बाहर भी नहीं कर सकते। फिर है अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का मीनिंग होता है कि जनरली जहाँ पे ना तो लकड़ी काटने पे प्रतिबंध हो, ना पशु चराने पे, बाकी शिकार पे हर जगह प्रतिबंध होता है। तो इन वनों में कुछ एक छूट दी गई हैं। जहाँ पूर्णतः छूट है वो अवर्गीकृत, जहाँ पूर्णतः प्रतिबंध है वो आरक्षित, और जहाँ सीमित मात्रा में छूट है उसको कहा जाता है वनों का संरक्षण करते हुए वनों का उपयोग कर सकते हैं, वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी उनको प्रोटेक्शन देते हुए उनका यूज किया जा सकता है। तो इसमें एक तो देखेंगे अपन आरक्षित वनों का मीनिंग क्या है, उसके बाद में संरक्षित या रक्षित वनों का मीनिंग क्या है, और लास्ट में देखेंगे अपन अवर्गीकृत वनों का मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा इसमें आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट। ए हेडिंग, रिजर्व फॉरेस्ट या आरक्षित वन वे वन जहां लकड़ी काटना, पशुचारण यानी कैटल ग्रेजिंग, और हंटिंग यानी आखेट या शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। तो पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं उन फॉरेस्ट एरिया को कहते हैं अपन रिजर्व फॉरेस्ट, यानी जहां वनों को अपने आरक्षित वनों के रूप में रखते हैं। अब ये जो वन है ये राजस्थान के जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है
उसमें लगभग 38% के आसपास माने जाते हैं, 38.11%। और राजस्थान के अंदर इस प्रकार के वनों को उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक माना गया है। तो आप जस्ट नीचे नोट के अंदर लिख सकते हैं, राज्य के वैधानिक वनों में ये 38.11% भाग पर हैं। ये वन यानी आरक्षित वन, ये वन सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। ये वन सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आएगा वो रहेगा आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के जो टोटल जो लीगल फॉरेस्ट हमने लिए हैं, तो जो टोटल होते हैं ये अपने आप में 100% होते हैं, तीनों प्रकार के वन। तो उनमें कौन से प्रकार के वन अधिक हैं, तो उसमें अपने आरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट अधिक माने, यानी जो रिजर्व फॉरेस्ट का जो परसेंटेज माना गया है वो 38.11% माना गया है। हालांकि ये सामान्यतः अधिक हैं लेकिन सर्वाधिक नहीं है। सर्वाधिक में रखे जाते हैं आपके संरक्षित या रक्षित वन, जो राजस्थान में लगभग 55.64% के आसपास माने जाते हैं, यानी लगभग 56% के आसपास। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राजस्थान में जो तीनों वनों की श्रेणियां हैं, कानूनी या वैधानिक आधार पर जो वन हैं, उनमें कौन से वन सर्वाधिक हैं। तो रक्षित वन, उसके बाद में आरक्षित वन, और आरक्षित वनों के बाद में सबसे कम है अवर्गीकृत वन। तो अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा अपना रक्षित वन, यानी जो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है कानूनी या वैधानिक आधार पर। रक्षित या इसी का दूसरा नाम यह है संरक्षित वन। इसमें आप इंग्लिश वर्डिंग को ध्यान रखना मेन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वे वन जहां लकड़ी काटना और पशुचारण पर सीमित छूट हो। राज्य के कुल वैधानिक वनों में अप्रोक्सीमेट 55.64%, यानी लगभग 56% के आसपास ये वन है। ये सर्वाधिक 12 डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक 12 जिले में पाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर रक्षित या जो संरक्षित वन है, इन वनों का मीनिंग क्या है। राजस्थान के जो टोटल जो फॉरेस्ट हैं, यानी तीनों प्रकार के जो वन मिला के 100% माने गए, उन वनों में ये वन सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान है, परसेंटेज देख के पता लग जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आरक्षित या वैधानिक वनों में कौन से वन अधिक होते हैं, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अधिक होते हैं। इसके बाद में रिजर्व फॉरेस्ट अधिक होते हैं, जो अपन ने इससे पहले पढ़ा था, और सबसे कम होते हैं अवर्गीकृत वन, क्योंकि वहाँ लकड़ी काटने और पशु चराने पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। और जहाँ पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसका मीनिंग वो रिजर्व फॉरेस्ट है। और जहाँ सीमित छूट है, इसका मीनिंग वनों को ध्यान में रखते हुए ना तो वनों का अधिक विदोहन करना है, लेकिन मानव का काम भी निकल जाए तो उन लकड़ियों का यूज करना है जो सामान्यतः पेड़ सूख गए हों, या पेड़ के उस हिस्से से काटना है
ताकि पेड़ समाप्त नहीं हो। तो कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण के अंदर जो तीसरा पार्ट है आपका अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वनों का मीनिंग है वे वन जहां लकड़ी काटने और दूसरा है पशुचारण। लकड़ी काटने पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं। लकड़ी काटने और पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं। राज्य के कुल वैधानिक वनों के लगभग 6% भाग पर ये पाए जाते हैं, 6.25% भाग पर। इस प्रकार के वन राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में इस प्रकार के वन सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। तो ये कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन सा जो फॉरेस्ट एरिया है, यानी आरक्षित वनों में कौन सा भाग है, कौन से क्षेत्र में अधिक है। रिजर्व फॉरेस्ट है तो इसका मीनिंग जिन क्षेत्रों में अभ्यारण्य वगैरह अधिक हैं, तो राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य उदयपुर में है, तो आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में। फिर है नेक्स्ट आपका रक्षित वन राजस्थान के 12 की ओर अधिक हैं, जबकि राजस्थान में अवर्गीकृत या अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है वो राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर में है। इसके बाद में वनों का जो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है वो भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में मुख्यतः जो ज्योग्राफिकल या अपन कह सकते हैं जो भौगोलिक तत्व होते हैं उनको अधिक महत्व दिया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे भौगोलिक कारकों भौगोलिक कारक जैसे तापमान, वर्षा, ऊंचाई एवं आर्द्रता के आधार पर भौगोलिक कारकों के आधार पर सामान्यतः 5 भागों में बांटे जाते हैं। अब इसमें ये आवश्यक नहीं है कि इनको मेनली 5 पार्ट में ही बांटा जाए, लेकिन कानूनी या वैधानिक वनों में यह आवश्यक है कि वो मुख्यतः 3 भागों में ही बटे होते हैं। तो उसमें पूछा जा सकता है कि कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण है राजस्थान में वनों का कितने भागों में किया गया है, लेकिन भौगोलिक वाले में ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि भौगोलिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि कई बुक्स में 4 भागों में लिखा हुआ रहता है, कईयों में 5, कईयों में 6 भी दिया हुआ रहता है, लेकिन अपन जनरली जो इसका अध्ययन करेंगे 5 भागों के अंदर। तो राजस्थान में जो भौगोलिक वन है जो मुख्यतः तापमान पे, आर्द्रता पे, ऊंचाई पे, वर्षा पे, इन सब पे डिपेंड करते हैं। तो जो भौगोलिक तत्व या भौगोलिक कारकों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो भौगोलिक वर्गीकरण होता है। अब इसमें कौन कौन से वन हैं, तो एक तो इन वनों का नाम आपको कम से कम याद हो, और जो भौगोलिक नाम अपन लिखेंगे उसमें सामान्यतः टेम्परेचर का इफेक्ट आपको दिखाई देगा, जैसे कि
अब ये 5 प्रकार के वन इसमें अपन शामिल करते हैं। तो इन 5 प्रकार के वनों में एक तो पश्चिमी राजस्थान की ओर पाए जाने वाले जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति, कंटीली या इसको मरुदभिद वनस्पति भी कह सकते हैं अपन। इस वनस्पति के पूर्व की ओर उष्णकटिबंधीय धोकड़ा वन या धोंक वन, इसके पूर्व की ओर उष्णकटिबंधीय राजस्थानी पूर्वी मैदानी भाग की ओर उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन, एक होता है भारत में गंगा मैदान, ओडिशा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र की ओर, यानी जहाँ पे मानसून का अधिक प्रभाव रहता है वहाँ आर्द्र मानसूनी, और जहाँ मानसून का प्रभाव थोड़ा कम होता है वहाँ शुष्क मानसूनी। तो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है यहाँ पे मानसून का प्रभाव इतना अधिक नहीं रहता जितना गंगा मैदान में, ओडिशा तट पे, आपके आंध्र प्रदेश तट पे या तमिलनाडु तट पे। इसका मीनिंग हमारे यहाँ मानसूनी वन जो होते हैं वो शुष्क मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी जिनमें वर्षा की मात्रा सामान्यतः 70 से और 100 सेंटीमीटर मानी जाती है देश के अकॉर्डिंग। ये इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनों के बाद में नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय सागवान वन। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग और हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं मुख्यतः। और एक जो लास्ट वाला है उसमें उष्ण की जगह अलग वर्डिंग यूज होगा, उप उष्ण यानी सब ट्रॉपिकल, बाकी सब में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंध के आगे वर्डिंग आपको जोड़ने हैं अलग अलग वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग। जैसे पश्चिमी राजस्थान में कम होती है तो कंटीली या मरुस्थलीय वनस्पति, मरुदभिद वनस्पति। उसके पूर्व की ओर धोक वन या धोकड़ा, राजस्थान के पूर्व की ओर मुख्यतः शुष्क मानसूनी वन, और हाड़ौती और बांसवाड़ा की ओर यानी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की ओर सागवान, और एक माउंट आबू वाला क्षेत्र जहाँ सामान्यतः ऊंचाई अधिक होने के कारण तापमान कम होता है। बाकी सब में उष्ण है, इसमें उष्ण से कम यानी उप उष्ण। जैसे नगर के पास वाले क्षेत्र को हम कहते हैं उपनगर, तो उष्ण के नज़दीक वाला पार्ट है लेकिन उष्ण जितना गर्म नहीं है तो उसको कहा जाता है उपोष्ण। और उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण माउंट आबू में वहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। जबकि भारत के पश्चिमी तट में पाई जाने वाली वनस्पति को उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहा जाता है। तो राजस्थान में जितने भी जो फॉरेस्ट है ज्योग्राफिकल, उन सब में उष्ण शब्द यूज हुआ है, लेकिन लास्ट वाले में उपोष्ण। तो एग्जामिनर यहीं से इसको लिखता है उष्ण सदाबहार वन, जो कि राजस्थान के लिए गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के लिए रहेगा उपोष्ण सदाबहार वन। उपोष्ण सदाबहार वन। तो मुख्यतः जो ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट्री है राजस्थान के अंदर वो ये वाले पार्ट हैं, जिनको अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो राजस्थान में सबसे कम इसमें पाए जाने वाले वन है सदाबहार वन, क्योंकि इनके लिए वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और राजस्थान वैसे भी डेजर्ट स्टेट के रूप में प्रसिद्ध है, यानी एक मरुस्थलीय राज्य के रूप में इसकी प्रसिद्धि अधिक है। राजस्थान के अगर पश्चिमी भाग की ओर देखें तो यहाँ पे जो मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है, जिसको नाम दिया गया उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति। ये राजस्थान के जो टोटली फॉरेस्ट है, भौगोलिक वन है, उनके 6% भाग में है। इसके बाद में जो अरावली के पश्चिमी भाग में सामान्यतः वनस्पति होती है धोकड़ा वनस्पति या धोंक वन, इनमें भी उष्णकटिबंधीय लगता है। ये राजस्थान के टोटल भौगोलिक वनों का 58% भाग। इसके बाद में राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है, इस पूर्वी मैदानी भाग में धोक वनों के बाद सर्वाधिक विस्तार वाले वन पाए जाते हैं,
जिनको अपन कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। और लास्ट राजस्थान के दक्षिणी भाग और हाड़ौती क्षेत्र वाले, इनको उष्णकटिबंधीय सागवान वन। यानी इन वनों के अंदर सब में एक कॉमन वर्ड आएगा उष्णकटिबंध। पश्चिम वाले में उष्णकटिबंध मरुद भी दिया, कंटीली वनस्पति, उसके बाद उष्णकटिबंधीय धोंक, उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी, उष्णकटिबंधीय सागवान वन। और एक जो इस साइड वाला सिरोही वाला जो अपवाद एक बचा है राजस्थान में सदाबहार वनस्पति के रूप में, लेकिन उसमें उष्ण की जगह एक वर्डिंग यूज होगा उपोष्ण। तो इस वर्डिंग को आपको पूरा लिखना है, उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वन। तो राजस्थान में कई बार इन वनों के परसेंटेज भी पूछ लिए जाते हैं, उनका क्रम पूछ लिया जाता है कि भौगोलिक आधार पे अधिक से कम की ओर वनों को सेटलमेंट कीजिए या कम से अधिक की ओर सेटलमेंट कीजिए। तो सर्वाधिक वनों के और सबसे कम वनों की ओर अगर चलना हो तो हम स्टार्ट करेंगे धोक वनों से, धोक के बाद में शुष्क मानसूनी, उसके बाद में रहेंगे सागवान। सागवान सा से ही लेंगे, इसका परसेंटेज रहेगा 7%। तो सागवान 7% और मरुदभिद वाला 6%। तो पहले रहेगा धोक, शुष्क मानसूनी, सागवान। यानी इस साइड से धोक से और आगे की ओर कंटिन्यू एरिया कम होता जा रहा है। फिर 7 से कम है मरुदभिद 6% और सबसे कम है सदाबहार, उपोष्ण सदाबहार वनस्पति। तो एक तो इनका ज्योग्राफिकल जो परसेंटेज है वो आपको अधिक से कम की ओर याद होना चाहिए। एक और याद कर लीजिए मैक्सिमम से मिनिमम की ओर, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम की ओर। और एक आप ये याद रखना कि इन वनों में उष्णकटिबंध सब में है, एक लास्ट वाले उपोष्ण को छोड़ के सदाबहार वाले को छोड़कर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वनों के अंदर जब भी देखा जाता है तो एक तो इनमें वर्षा की मात्रा देखी जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान वाले वन है, इनमें वर्षा की मात्रा 0 से 30 सेंटीमीटर, धोक वनों में 30 से 60 मानी जाती है। नेक्स्ट पूर्वी मैदान में अरावली का स्केल लिया जाता है 50 से हाड़ौती तक यानी 80 सेंटीमीटर तक, और हाड़ौती और दक्षिणी राजस्थान में 80 से नहीं मान के 75 से 110 सेंटीमीटर। तो पश्चिमी राजस्थान से हाड़ौती की ओर जैसे जैसे आओगे वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और वनों के नाम भी हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। जैसे पश्चिमी राजस्थान में कंटीली वनस्पति 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा में, धोकड़ा वन 30 से 60 सेंटीमीटर में, फिर नेक्स्ट 60 से नहीं लेके 50 से 80 में, नेक्स्ट को 80 से नहीं लेके 75 से 110 तक। और एक सिर्फ माउंट आबू या सदाबहार वाला अपवाद है जहाँ 150 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक वर्षा होती है, केवल माउंट आबू क्षेत्र। इन वनों के वितरण के साथ साथ इसमें प्रमुख वन संपदा कौन कौन सी हैं उनको भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वनस्पति से। उष्णकटिबंधीय कंटीली वनस्पति, इसमें वर्षा होती है 0 से 30 सेंटीमीटर। वितरण इस प्रकार की वनस्पति का राजस्थान के सबसे बड़े जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कम से कम वो डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर करने हैं। सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट JBBJ के रूप में, यानी जैसलमेर, बीकानेर, फिर बाड़मेर, और लास्ट में इनका संभाग मुख्यालय है जैसलमेर और बाड़मेर का जोधपुर। तो मुख्यतः इसमें JBBJ के रूप में लिया जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर वाले पार्ट को। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा, इसमें प्रमुख जो वृक्ष हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सामान्यतः एक तो होता है कैक्टस यानी नागफनी, कैक्टस के अलावा कंटीली झाड़ियाँ, कंटीली झाड़ियाँ, केर,
तो सामान्यतः इस प्रकार की वनस्पति अधिक पाई जाती हैं। कंटीली झाड़ियाँ हुई, कैक्टस हुए, केर हुए, और सामान्यतः ये जो पेड़ है ये मरुद्भिद वनस्पति के रूप में है, जहाँ पानी की कमी होने के कारण पेड़ की जड़ें कई लंबी होती हैं पानी की तलाश में, ताकि उनको पोषक तत्व आसानी से प्राप्त हों। तो इन वृक्षों की एक तो जड़ें गहरी होती हैं, जड़ें गहरी होने के साथ साथ सामान्यतः इनकी छाल मोटी, ताकि इन पेड़ों से अधिक वाष्पीकरण ना हो। और इन पेड़ों के ऊपर जो शाखाएं होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, वो पत्ती छोटी और कंटीली होती हैं, और इनके रंध्र बहुत बारीक होते हैं पत्तियों से, ताकि वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो। तो राजस्थान के अंदर मुख्यतः लंबी जड़, मोटी छाल, छोटी पत्ती और कंटीली पत्ती वाले जो वृक्ष हैं, कौन से वृक्ष होते हैं? तो ये होती है मरुद्भिद वनस्पति, या जिसको जीरोफाइट भी कहा जाता है। तो जस्ट नीचे नोट में इनकी विशेषता आप लिख सकते हो। तो इन वनों में एक तो वर्षा की मात्रा, एक इनका वितरण क्षेत्र, और इसमें एक वृक्ष कौन कौन से हैं उन वृक्षों के बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए, और वृक्षों की विशेषता क्या है जो अपन नोट या विशेष में लिखेंगे। तो एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ये जो वन पाए जाते हैं, ये मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी मरुस्थलीकरण को रोकने में इस प्रकार के वनों का योगदान अधिक होता है। यानी इन वनों का एक इम्पोर्टेंस या महत्व भी लिख सकते हो आप, महत्व में लिख सकते हो। कंटीली, मरुद्भिद या जीरोफाइट्स। या जीरोफाइट वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकती है। यानी वनस्पति किसी भी रूप में हो, वो मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल का जो विस्तार होता है उसको सामान्यतः रोकती है। हालांकि पूर्णतः रोकती है तो ये स्टेटमेंट गलत होगा कि कंटीली वनस्पति या मरुद्भिद वनस्पति मरुस्थलीकरण के विस्तार को पूर्णतः रोकती है। तो पूर्णतः रोकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सामान्यतः छोटी वनस्पतियाँ होती हैं जो अत्यधिक सघन नहीं होकर विरल वनस्पतियाँ होती हैं, यानी खुली वनस्पति पाई जाती हैं डेजर्ट में। और इनकी एक विशेषता होती है इस प्रकार की वनस्पति की, वो नोट में लिख सकते हो। जीरोफाइट वनस्पति की जड़ें गहरी, जीरोफाइट्स या मरुद्भिद वनस्पति की मरुद्भिद वनस्पति की जड़ें गहरी, छाल मोटी, पत्तियां छोटी व कंटीली होती। पत्तियां छोटी व कंटीली होती हैं। तो जीरोफाइट जो वेजिटेशन है उसका डेफिनेशन ये माना जाता है कि जिसकी जड़ गहरी हो, छाल मोटी हो, पत्ती छोटी और कंटीली होती हैं, उसे जीरोफाइट, मरुद्भिद या कंटीली वनस्पति के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद में राजस्थान में ये वाले जो वन हैं इनका परसेंटेज मैंने आपको डायग्राम में लिखवा दिया था कि राजस्थान के भौगोलिक वनों में इनका जो योगदान है ये 6% है। यानी सदाबहार वनों के बाद में सबसे कम यही है। सबसे कम है राजस्थान में सदाबहार 1% या उससे भी कम है। दूसरे मरुद्भिद वनस्पति जो 6% है, और इसके बाद में अधिक है सागवान। सागवान के बाद शुष्क मानसूनी, और सर्वाधिक पाए जाते हैं धोकड़ा वन। तो ये अपन भौगोलिक आधार पे पढ़ रहे हैं, जबकि कानूनी या वैधानिक आधार पे पूछा जाए तो कानूनी या वैधानिक प्रकार आपको मैंने पहले पढ़ाए हैं भौगोलिक वर्गीकरण से पहले, जिसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन रक्षित वन माने गए हैं लगभग 56% के आसपास,
जबकि भौगोलिक आधार पर सर्वाधिक माने गए धोकड़ा। तो अगला हेडिंग रहेगा आपका उष्णकटिबंधीय धोंक या धोकड़ा वन। तो अगला हेडिंग डालिए भौगोलिक वनों में सेकंड उष्णकटिबंधीय धोंक वन। एक इसमें वर्षा की मात्रा, तो वर्षा की मात्रा इसमें मानी जाती है 30 से 60 सेंटीमीटर। वर्षा की मात्रा के बाद में इस प्रकार के वनों का जो वितरण है अरावली के दोनों ओर, अरावली के दोनों ओर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें वृक्ष कौन से काउंट किए जाते हैं? तो मुख्यतः अपने जो खेत में पाए जाने वाली वनस्पति होती हैं, जैसे सामान्यतः अपने खेत में होता है खेजड़ी, रोहिड़ा, कीकर या जिसको हम बबूल बोलते हैं, कीकर, बबूल, ये वृक्ष सामान्यतः अपने खेतों में अधिक पाए जाते हैं, जो कि धोक फॉरेस्ट के रूप में लिए जाते हैं। तो वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, कीकर, तो सामान्यतः अपने खेतों में जो पाए जाने वाले पेड़ होते हैं इनको इसमें शामिल किया जाता है, और इनसे जो लकड़ियां प्राप्त होती हैं उसको ईंधन के रूप में या जलाने के काम में लिया जाता है। तो इन वृक्षों का महत्व है, ईंधन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक माना जाता है। महत्व है ईंधन की लकड़ी के रूप में। ईंधन यानी जलाने की लकड़ी के रूप में। जलाने की लकड़ी के रूप में महत्व है अधिक। ईंधन या जलाने की लकड़ी के रूप में महत्व है अधिक माना गया है इनका। ये वन भौगोलिक वनों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो नोट या विशेष बिंदु के रूप में लिख सकते हो कि भौगोलिक वनों में इन वनों का विस्तार सर्वाधिक है। जबकि कानूनी या वैधानिक आधार पर पूछे जाने पर आंसर रहेगा संरक्षित या रक्षित, या जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। भौगोलिक वनों में ये वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। भौगोलिक वनों में लगभग कितना परसेंट है इनका योगदान? 58%। जबकि कानूनी या वैधानिक वनों में रक्षित वनों का कितना था? अप्रोक्सीमेट 56%, 55.64%। और 55 पॉइंट के आगे अगर 0.50 से ऊपर डेटा है तो फर्स्ट वाले डेटा को अपन बड़ा कर सकते हैं, यानी 56 के आसपास। इसके बाद में हम देखते हैं धोक वनों के पूर्व की ओर, यानी राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की ओर पाए जाने वाले जो वन हैं, जो राजस्थान के दक्षिण से लेकर और पूर्वी मैदानी भाग की ओर फैले हुए हैं, उन वनों को कहते हैं उष्णकटिबंध शुष्क मानसूनी वनस्पति। तो तीसरी कैटेगरी रहेगी उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनस्पति।
इन वनों के लिए वर्षा की मात्रा पूर्वी राजस्थान की ओर जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हाड़ौती की ओर बढ़ती जाएगी 50 से 80 सेंटीमीटर। इसमें वितरण होता है इस प्रकार के वनों का या विस्तार होता है। राजस्थान में एक तो जो मैदानी भाग वाले डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं पूर्वी राजस्थान वाले, जो एकीकरण के प्रथम चरण में शामिल होते हैं, और एक राजस्थान के मेवाड़ वाला क्षेत्र। मैदान वाले में अलवर, बी से लेंगे भरतपुर, करौली एवं धौलपुर। मेवाड़ के रूप में राजस्थान के जो दक्षिण वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद एवं भीलवाड़ा। राजसमंद एवं भीलवाड़ा तो मुख्यतः राजस्थान में जो मानसूनी वन है, शुष्क मानसूनी वन है, उनका एरिया मय वाला लेंगे, मैदान वाला और मेवाड़ वाला। मैदान में राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण यानी ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जबकि मेवाड़ में मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़ और एक एक इनके ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट, उदयपुर के ऊपर राजसमंद और चित्तौड़ के ऊपर भीलवाड़ा। तो मुख्यतः इन डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं शुष्क मानसूनी वन। अब इन मानसूनी वनों के जो एग्जाम्पल हैं वृक्षों के रूप में, वो कौन कौन से लिए जाते हैं? तो इसमें जो मुख्यतः वृक्ष होते हैं उसमें 3 तो सह वाले लेंगे। 3 सह का मीनिंग रहेगा, एक तो साल, एक रहेगा सागवान और एक रहेगा शीशम। तो इसमें इन 3 प्रकार के वनों को शामिल किया गया है, साल, सागवान और शीशम के वन को। इसके बाद में इन वनों का इंपॉर्टेंस क्या है? एक दो फॉरेस्ट इसमें और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि आम हुआ एवं चंदन हुआ। तो राजस्थान में आम और चंदन भी इन्हीं वनों की कैटेगरी में। 3 सह का मीनिंग है, सह से स्टार्ट होने वाले 3 हैं, साल, सागवान, शीशम और आम एवं चंदन वृक्ष। इन वनों का महत्व सामान्यतः इमारती लकड़ी के रूप में, यानी जिस लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है या जो इंडस्ट्रीज में काम में आती है, उस लकड़ी में इन वनों का महत्व सर्वाधिक होता है। तो इन वनों का आर्थिक महत्व या औद्योगिक महत्व या इमारती लकड़ी के रूप में महत्व अधिक होता है। इन वनों का इमारती लकड़ी के रूप में महत्व अधिक होता है। इन वनों का इमारती लकड़ी के रूप में महत्व अधिक होता है। इमारती लकड़ी के रूप में यानी फर्नीचर बनाने की लकड़ी के रूप में महत्व इनका अधिक माना जाता है। और धोकड़ा वनों के बाद इन वनों का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है, यानी 58 धोकड़ा और ये 28। तो नोट या विशेष में लिख सकते हो, धोक वनों के बाद या धोकड़ा वनों के बाद इन वनों का विस्तार सर्वाधिक है। धोकड़ा वनों के बाद इन वनों का विस्तार सर्वाधिक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, भौगोलिक वनों में जो 4th नंबर पे हैं वो लेंगे अपन हाड़ौती और दक्षिणी राजस्थान वाले उष्णकटिबंधीय सागवान वन। अभी आपने सागवान इनमें भी लिखा था शुष्क मानसूनी में, तो सागवान यहाँ एक फॉरेस्ट है, जबकि अब वहाँ फॉरेस्टों का एक ग्रुप है जिसमें सागवान तो काउंट होगा ही होगा, लेकिन सागवान के साथ अन्य वन होंगे। और सागवान अगर साल, सागवान
और शीशम वाले ग्रुप के साथ है तो इसको माना जाएगा कि ये शुष्क मानसूनी वनों का पार्ट है। और सागवान अगर अलग वनों के रूप में है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे अपन वृक्षों के, तो शुष्क कटिबंधीय है, शुष्क कटिबंधीय सागवान वन, जिनमें वर्षा की मात्रा 75 से 110 सेंटीमीटर तक, इस प्रकार के वनों का जो वितरण है राजस्थान में, एक तो माही बेसिन वाला एरिया कवर होता है, इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और हाड़ौती क्षेत्र में मुख्यतः कोटा और झालावाड़। कोटा झालावाड़ ये क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उन वृक्षों को अपन एक शॉर्ट फॉर्म में लेंगे जीएमटी के अकॉर्डिंग। तो जी के अकॉर्डिंग बोलेंगे अपन गुल्लर, एम के अकॉर्डिंग बोलेंगे महुआ, और टी के अकॉर्डिंग बोलेंगे तेंदू। तो मुख्यतः ये वृक्ष इस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। गुल्लर हुआ, महुआ हुआ, तेंदू हुआ। तो गुल्लर, महुआ, तेंदू किस प्रकार के वन माने जाते हैं? सागवान वन। जबकि साल, सागवान, शीशम ये माने जाते हैं शुष्क मानसूनी वनों के अंदर। इन वनों का सामान्यतः जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि महुआ का वृक्ष है, इससे शराब बनाई जाती है। एक तेंदू पत्ता है, तेंदू पत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से मुख्यतः इस श्रेणी के जो वन होते हैं, सागवान श्रेणी के, इन वनों का औद्योगिक क्षेत्र में महत्व अधिक होता है। जबकि शुष्क मानसूनी वनों का इमारती लकड़ी के रूप में या आर्थिक महत्व अधिक होता है। तो इन वनों में आप लिखेंगे इनका औद्योगिक महत्व अधिक है। इन वनों का औद्योगिक महत्व अधिक है। इसमें महत्व वाले पॉइंट में लिख सकते हैं आप, इन वनों का औद्योगिक महत्व अधिक है। इन वनों का औद्योगिक महत्व अधिक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक वनों में अंतिम पांचवें प्रकार के वन, जिसमें उष्ण की जगह वर्डिंग यूज करेंगे उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिसमें वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। वितरण क्षेत्र राजस्थान के केवल माउंट आबू क्षेत्र, यानी संपूर्ण सिरोही भी नहीं होकर केवल माउंट आबू क्षेत्र, तभी राजस्थान का जो टोटल भौगोलिक वन है उनका केवल 1% या उससे भी कम है। अब इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें डिक्कल पटेरा, डिक्कल पटेरा, आबूएंसिस, एक तो ये वृक्ष पाया जाता है। इसके अलावा जामुन, बांस, ये वन अधिक पाए जाते हैं। हालांकि बांस राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा की ओर होता है, लेकिन बांस भी इसी प्रकार की वनों की श्रेणी में आता है, सदाबहार वनों की श्रेणी में। हालांकि वर्तमान में ये वृक्ष की श्रेणी से बाहर निकल के और इसको केवल घास के रूप में शामिल किया गया है 2017, यानी जो 15वीं वन रिपोर्ट आई थी उसके बाद। तो वर्तमान में बांस है वनों की श्रेणी में शामिल नहीं होकर घास श्रेणी में शामिल होता है।
सदाबहार वनों के अंदर विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। इस कारण इनकी जो पत्ती हैं वो एक समय में नहीं झड़ के अलग अलग समय में झड़ती हैं। इस आधार पे इनमें जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी अधिक बनी रहती है। तो इसमें आप नोट या विशेष में लिखिए इनके महत्व को। इंपॉर्टेंस या महत्व को आप लिख सकते हैं। इन वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इन वनों में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अब इसके बाद में वनों का जो वर्गीकरण वाला जो पार्ट था, ये अपना इस चैप्टर का जो तीसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन था, वन नीति, वन गणना और उसके बाद वनों का वर्गीकरण, जिसमें दोनों प्रकार के वर्गीकरण अपन ने कंप्लीट किए हैं। एक तो कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण, जिसमें वनों के अपन ने 3 कैटेगरी देखी हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। उसके बाद में भौगोलिक वर्गीकरण, जिसमें वनों की 5 कैटेगरी, जिसमें 4 तो आपके उष्ण से जुड़े हुए थे और एक सबसे लास्ट वाला उपोष्ण। उपोष्ण वाले को अपन ने सदाबहार नाम दिया था। बाकी के नाम आपको जैसे ही नाम सुनोगे आप पता लग जाएगा। उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति यानी पश्चिमी राजस्थान, दोहक वनस्पति यानी उसके पूर्व में, और उसके बाद में राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की ओर पाई जाने वाली वनस्पति शुष्क मानसूनी, और राजस्थान के दक्षिणी और हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली को सागवान वनस्पति। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, या जो कुछ प्रमुख वन संपदाएं हैं जिनके महत्व क्या क्या हैं, तो उनको अपन लेंगे नेक्स्ट डी पॉइंट में, प्रमुख वन संपदाओं को, जिनके इंपॉर्टेंस भी हम उनके साथ साथ देखेंगे। तो अगला हेडिंग रहेगा आपका डी पॉइंट, प्रमुख वन संपदा। प्रमुख वन संपदाओं के रूप में राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले कुछ वृक्ष जिनको विशेष दर्जे प्राप्त हैं, जिनमें सबसे पहले लेंगे अपन खेजड़ी और रोहिड़े को। तो उसमें फर्स्ट हेडिंग डालिएगा खेजड़ी। खेजड़ी जिसके राजस्थान में कई उपनाम हैं। एक तो इस वृक्ष को राजस्थान में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया, जो कि 1983 में दिया गया है। इसे राज्य का गौरव, इसे कल्प वृक्ष, शास्त्रों में इसको बोला गया समी वृक्ष, राजस्थान के लोकल मारवाड़ी में इसको बोला जाता है जांटी। तो सामान्यतः राजस्थान के अंदर जो खेजड़ी है, इस खेजड़ी के कई नाम प्रचलित हैं। राज्य वृक्ष के रूप में, स्टेट फॉरेस्ट के रूप में, राज्य के गौरव, कल्प वृक्ष के रूप में, समी वृक्ष के रूप में, जांटी के रूप में खेजड़ी है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया के रूप में लिया गया है, यानी ये बोला जाता है इसको प्रोसेपिस सिनेरेरिया। वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है? तो धार्मिक आधार पे जो विजयादशमी होती है, यानी दशहरे के दिन इस वृक्ष की पूजा की जाती है। और राजस्थान के लोक देवता में मुख्यतः गोगा जी के जो थान होते हैं, यानी जो उनके पवित्र स्थान होते हैं, वो इसी वृक्ष के नीचे माने जाते हैं। तो महत्व है विजयादशमी को
विजयादशमी को पूजा यानी दशहरे को इससे पूजा की जाती है, इस वृक्ष की पूजा की जाती है। गोगा जी के थान इसी वृक्ष के नीचे होते हैं। इसी वृक्ष के नीचे होते हैं और सामान्यतः इस वृक्ष के जो पत्ती, छोटी छोटी पत्ती आती हैं, उन पत्तियों को कहा जाता है लूम, जो पशुओं को चारे के रूप में खिलाई जाती हैं। और इन पे लगने वाला जो फल होता है, जिसको हम सांगरी के रूप में जानते हैं, तो नोट में लिख सकते हो। खेजड़ी की पत्तियों को लूम एवं इसके फल को सांगरी कहा जाता है। इसके फल को सांगरी कहा जाता है। तो इसमें ये कुछ विशेषताएं हैं। खेजड़ी की पत्तियों को क्या बोला जाता है और इसके फल को क्या कहा जाता है। तो इसकी पत्तियों को सामान्यतः लूम और इसका जो फल होता है उसको सामान्यतः जो नाम दिया गया है वो सांगरी दिया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रमुख वन संपदाओं में सेकंड, रोहिड़ा। रोहिड़े जिसके पुष्प को राज्य पुष्प के रूप में अपनाया गया है और इसको राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में फर्नीचर में काम में आने के कारण इसका महत्व सागवान के समान माना गया है और सागवान को इंग्लिश में कहा जाता है टीक फॉरेस्ट। इस आधार पर इसको मरु टीक या मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। तो उपनाम के रूप में एक तो इसको राज्य पुष्प वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, राज्य पुष्प 1983 में यानी खेजड़ी वाले वर्ष में। दूसरा इसको मरु टीक या मरुस्थल का सागवान। मरु टीक या मरु सागवान के रूप में मानते हैं क्योंकि इसकी लकड़ी का महत्व सागवान की लकड़ी की तरह माना जाता है पश्चिमी राजस्थान में। इस वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा चाहे राजस्थान के अंदर खेजड़ी हो चाहे रोहिड़ा हो, यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में अधिक पाए जाते हैं, जोधपुर संभाग की ओर। तो यह वृक्ष सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिम में जोधपुर संभाग में अधिक पाया जाता है, सर्वाधिक। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग में, पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर संभाग में ये अधिक पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख वन संपदाओं में डिकिलपटेरा आबुएंसिस। डिकिलपटेरा आबुएंसिस ये एक औषधीय पादप होता है जो मुख्यतः सिरोही की ओर पाया जाता है, माउंट आबू की ओर। इस कारण इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आबुएंसिस चुना गया है, डिकिलपटेरा आबुएंसिस। आम भाषा में इसको अंबरतरी भी कहा जाता है।
इसका मेडिसिन यूज होता है, यानी औषधीय उपयोग में इसको काम में लिया जाता है। तो डिकिलपटेरा आबुएंसिस, ये वृक्ष मुख्यतः सिरोही के आबू क्षेत्र में पाया जाता है। ये मैंने आपको उपोष्ण कटिबंध सदाबहार वनों में इसका एग्जाम्पल भी लिखाया था। इस वृक्ष का महत्व है औषधीय पादप के रूप में है। इस वृक्ष का महत्व है औषधीय पादप के रूप में है। इसे अंबरतरी भी कहा जाता है, यानी इसका जो दूसरा नाम है इसके आगे लिख सकते हो आप, और अंबरतरी वृक्ष के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये राजस्थान के जो प्रमुख वन संपदा हैं उसमें कुछ एक फॉरेस्ट को अपन ने कंप्लीट किया है, कुछ एक वनों को अपन ने इसमें लिया है। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट और कुछ इम्पोर्टेंट ग्रासेज, कुछ प्रमुख पौधे और कुछ प्रमुख घासें अपनी और भी बची हुई हैं, जिनको हम अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद में वनों से जुड़े हुए कुछ वृक्षारोपण कार्यक्रम, वनों से जुड़े हुए जो पुरस्कार हैं, वनों से जुड़े हुए जो प्रमुख अधिनियम और प्रमुख दिवस हैं, यानी इस चैप्टर को स्टार्टिंग में आपको जितने पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था वो बचे हुए पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास में इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, 3 प्रमुख वनों को पढ़ के, और इसके बाद में जो नेक्स्ट प्लांट्स या जो वन होंगे वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।